अपने हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। कल की सुस्ती के बाद आज बाजार में जोश लौटा। सेंसेक्स 328, निफ्टी 108 अंक चढ़कर बंद हुए। वहीं निफ्टी आज 7,950 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब मिड कैप शेयरों की बात की जाए तो उसके साथ साथ बैंक और मेटल शेयरों ने भी बाजार में काफी जोश भरने का काम किया। मिड कैप 1%, बैंक निफ्टी भी 1.5% से ज्यादा चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। साथ ही आज बाजार में सभी सेक्टर चढ़कर बंद हुए। सबसे ज्यादा चढ़ने वाला सेक्टर मेटल रहा, जिसमें 2.2% की तेजी देखने को मिली। साथ ही बाकी सेक्टर्स की कुछ बात की जाए तो बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया और रियल्टी सेक्टर ने भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखाई। तो कह सकते हैं सेंसेक्स ने एक तरह से ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। और बाजार आने वाले समय में कैसा रह सकता है, क्या चाल रह सकती है, इस पर हमारे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट विवेक नेगी जुड़ गए हैं और साक्षी, जो कि हमें बताएंगे आने वाले समय में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर कमाई के मौके दर्शकों के पास हो सकते हैं। विवेक, मार्केट का हाल क्या रहा ये तो हमने बताया, लेकिन आने वाले समय में आपको लगता है कोई ट्रिगर है जिससे कि ये मोमेंटम बरकरार रहे? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, आज का जो ट्रिगर था, कुछ बड़ी कंपनीज के आज नतीजे आए हैं। मारुति के नतीजे आए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, बट जिस तरह की काफ़ी ख़राब उम्मीदें थी मारुति से, उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उसको लेकर मुझे लगता है कि बाज़ार में कहीं ना कहीं जोश देखने को मिल रहा है। दूसरा, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं हमें हमारी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसे भी इंडियन मार्केट का अगर देखा जाए फंडामेंटली दूसरे मार्केट से बेहतर है, तो हमारे मार्केट इन मीडियम टू लॉन्ग रन डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। दूसरी चीज जो निकल कर आ रही है, इस बार जो नतीजे पेश किए हैं कंपनीज ने, मोस्टली एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि दीज आर द वर्स्ट रिजल्ट्स विच आर पोस्टेड बाय कंपनीज दिस क्वार्टर। तो आगे जो नतीजे आने वाले हैं वो थोड़ा बेहतर आएंगे और उसकी उम्मीद में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में एक खरीदारी देखने को मिल रही है। और कुछ और अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो बीएसई के मेंबर रमेश दमानी का ये कहना है कि बुल मार्केट की रफ्तार अभी खत्म नहीं हुई है। ग्लोबल वजहों से जनवरी और फरवरी में करेक्शन देखने को मिला। चलिए अब कुछ रिजल्ट्स की क्योंकि बात हुई, आज सबसे इंपॉर्टेंटली जनवरी मार्च तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 12% तक गिरा है। हालांकि कंपनी की बिक्री में 12.5% तक का उछाल भी आया है। सालाना आधार पर कंपनी की अन्य आय भी 320 करोड़ रुपए से गिरकर 121 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी का यह कहना है कि एडवर्टाइजिंग खर्चों में बढ़ोतरी और विरोध प्रदर्शनों की वजह से मुनाफे पर जरूर असर देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी प्रस्ताव दिया है। विवेक, नतीजे हालांकि कुछ ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अब क्या करना चाहिए, अब क्या आउटलुक रह सकता है मार्केट का इसको लेकर? देखिए, मारुति जिस तरह की कंपनी है और जिस तरह का क्वार्टर लास्ट क्वार्टर रहा था, इसका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थी रिजल्ट से। सभी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि काफ़ी ख़राब नतीजे देखने को मिलेंगे, जबकि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर रिजल्ट पोस्ट किए हैं। बट ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो मारुति में जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, और इन्होंने रिसेंटली जो अपने न्यू लॉन्चेस किए हैं वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इसका इंडियन मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हमें रिजल्ट्स और बेहतर देखने को मिलेंगे। तो हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें बाइंग ऑन डिप्स की सलाह देते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ से 3 से 4 साल में स्टॉक डबल हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर अब मार्केट पर कुछ और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। मैक्सिमम बड़ी कंपनीज के रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स रह सकते हैं, इस पर एक्सपर्ट्स का और क्या कहना है आपको ही सुनाते हैं। कि ये बुल मार्केट जब शुरू हुआ अगस्त 2013 में, उसके अंदर एक और जोर था। तो मार्केट क्यों घटा जनवरी फरवरी में? ये अक्सर होता है बुल मार्केट में, द पेशेंस एंड द कन्विक्शन ऑफ द बुल्स गेट टेस्टेड। तो शायद किसी ने फेल कर दिया और टेस्ट नहीं हुआ, माल बेच दिया होगा, घट गया होगा, बट द अंडरलाइंग चेंज दैट स्टार्टेड दिस बुल मार्केट इन 2013 was still intact. So I think even if corporate earnings are delayed by another quarter, I think the bull market will remain intact. We are reaching fairly high levels, so now I think market शायद मानसून तक एक ब्रेक ले before it decides to go higher or lower.
बट आई थिंक दैट्स फाइन। वो एक मार्केट का एक चाल होती है, एक रास्ता होता है, एंड आई थिंक इट्स ऑन दैट मार्केट करेक्ट पाथ। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से अभिनव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिनव, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आपका सवाल है? चलिए शायद फोन लाइन कट हो गया है, कोई बात नहीं। हमें एसएमएस के थ्रू भी उन्होंने जानना चाहा था पीटीसी फाइनेंस के बारे में, और 500 शेयर इन्होंने अपने पास रखे हैं। 60 की इनकी खरीद भाव है, जिसके लिहाज से आज की क्लोजिंग के हिसाब से तो इन्हें लॉस ही हो रहा है, क्योंकि 39.5 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अब इनका नजरिया क्या है विवेक, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन क्या कहता है इस पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इस पर? देखिए, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल, पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग करते हैं, और पावर सेक्टर की अगर जो आप हालत देखते हैं काफ़ी ख़राब चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से। गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं उसको इम्प्रूव करने के, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उस सेक्टर में देखने को नहीं मिला है। और एक आई थिंक कहीं ना कहीं कंसर्न भी बने हुए हैं कि पावर सेक्टर से अगर जो कुछ ख़राब खबरें निकल कर आती हैं तो डेफिनेटली एनपीएस बढ़ सकते हैं इन कंपनीज़ के। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से सही कंपनी नहीं है। फंडामेंटल्स भी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको इसमें से निकलने की चेष्टा करनी चाहिए और इस सेक्टर को छोड़कर किसी और सेक्टर में निवेश करना चाहिए। ऑल राइट, चलिए कुछ रिजल्ट्स की भी अब बात करते हैं बीच में, और दर्शकों के सवाल जवाब तो हम लेते ही रहेंगे, क्योंकि देश के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक के चौथी तिमाही का मुनाफा 1.2% तक गिर गया है, जबकि एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में 19.8% की तेजी रही है। कंपनी एसेट क्वालिटी में सुधार है। बैंक का जो जीएनपीए है 1.68% से गिरकर 1.67% हो गया है, और बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.79% से बढ़कर 3.97% हो गया। एक्सिस बैंक पर क्या कहेंगे विवेक, नतीजों पर? देखिए, जिस तरह का बैंक है ये, जिस तरह की परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को दिए हैं लगातार, और पिछले 1-2 क्वार्टर अगर जो आप देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है नतीजों के अंदर वो ये है कि एनपीएस काफ़ी कम हुए हैं, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द बैंक। आई बिलीव इस समय जो सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर के लिए, दैट इज़ एनपीए। प्रॉफिट्स में तो आने वाले क्वार्टर्स में सुधार देखने को मिलेगा, बट एनपीएस अगर अंडर कंट्रोल रहते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो और देखा भी गया कि आज लगभग 2.5% तक उछाल जरूर देखा गया एक्सिस बैंक के शेयर में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट नतीजों में आपको बताएं कि जो कल आने वाले हैं यस बैंक के नतीजे, जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक तिमाही आधार पर मुनाफा करीब 25% बढ़ सकता है, और जो एनआईआई है उसमें भी करीब 24% का उछाल आने की उम्मीद है। लेकिन प्रोविजनिंग और एनपीए के मोर्चे पर थोड़ी दिक्कत यहाँ पर रह सकती है, और इस पर विवेक आप क्या कहेंगे यस बैंक के नतीजों पर? देखिए, लगातार इस बैंक के बारे में मैं कहता रहा हूँ कि अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको कहीं भी निवेश करना है, योर फर्स्ट चॉइस शुड बी येस बैंक। रीज़न बीइंग, जितना ख़राब समय लगातार हमें देखने को मिला है उसमें इस बैंक ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और एनपीएस लगातार 1% के नीचे बने रहे हैं इस बैंक के, तो वहाँ से कहीं भी कंसर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। मिड कैप बैंक होने के बावजूद फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस बैंक का, और मुझे लगता है कल जो रिजल्ट आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, रिजल्ट्स आज तक बैंक ने काफ़ी बेहतरीन पोस्ट किए हैं लगातार, तो मुझे लगता है कि येस बैंक शुड बी अमंग टॉप पिक्स इन द बैंकिंग सेक्टर। और आज भी पर्टिकुलर स्टॉक में लगभग 3.5 से 4.25% तक का उछाल देखने को मिला है। इस बैंक की बात करें तो कल नतीजे आएंगे, लगातार जी बिजनेस आपको नतीजों पर ताजा अपडेट तो देता ही रहेगा। कुछ और आने वाले नतीजों में कल भारतीय एयरटेल के नतीजे भी आने वाले हैं, और जी बिजनेस का अनुमान है कि मुनाफा 1.5% तक गिर सकता है। आय में 0.3% की बढ़ोतरी का भी अनुमान है, लेकिन एआरपीयू में 0.5% की तेजी रह सकती है। भारतीय एयरटेल के जो अनुमान हमने जताए, आपको लगता है कि उसके मुताबिक रह सकते हैं नतीजे? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर को अगर जो आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार प्रेशर बना हुआ है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कोई बहुत बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है। एआरपीयू में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस अच्छे दिखाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर कंसर्न्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आगे का जो आउटलुक है उस पर भी भारतीय एयरटेल की तरफ से कंसर्न दिखाए जाएँ। रीज़न बीइंग, जिस तरह से
स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है और उसके जो प्राइसिंग है वहाँ से मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है टेलीकॉम कंपनीज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी इन द कंसोलिडेशन फेज, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड का स्कोप मुझे नज़र नहीं आता है, बट फॉर द टाइम बिंग अवॉइड किया जा सकता है। ऑलराइट, और नतीजों पर जी बिजनेस की नजर लगातार लगी रहेगी और हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं दर्शकों के सवालों का। भुवनेश्वर से रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका और स्टॉक से बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आपका सवाल है। चलिए, उत्तर प्रदेश से अखंड जी इस वक्त हमारे साथ है। अखंड जी बताइए, स्वागत है आपका और स्टॉक्स में कौन से स्टॉक के बारे में सवाल है आपका। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने ना क्रॉम्पटन ग्रेव्स ले रखा है जी। 57.790 परचेज 700 शेयर्स हैं। इस पे थोड़ा सा डिटेल चाहिए थी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर क्या स्ट्रैटेजी आपकी, कब तक रखना चाह रहे हैं, कब आपने ये पर्टिकुलर शेयर लिए? मैम अभी इसी मंथ में लिया हुआ है और इसको थोड़ा सा 2-3 महीने के लिए होल्ड करना है। 2-3 महीने की स्ट्रैटेजी। हाँ, पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर हम एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमने देखा अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक 52 वीक लो भी टच किया, लगभग 40.5 रुपए का इसने, और एक स्टीप फॉल देखने को मिला है। क्या वजह रही हो सकती है और आगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने तक होल्ड करने की सोच रहे हैं? स्वाति, देखिए ये फॉल नहीं था, बेसिकली ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ था और इन्होंने अपना कुछ बिजनेस सेपरेट किया था, तो जिनके पास भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स के शेयर होंगे तो उनको दूसरी कंपनी के शेयर भी मिले होंगे। तो ये फॉल नहीं है, बेसिकली ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का एडजस्टमेंट हुआ है और उसके चलते ही एक कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है और उसमें लगातार इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर बना हुआ है। जिस तरीके से इस समय गर्मी के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ये क्वार्टर काफ़ी बेहतरीन रहता है इनके लिए। तो मुझे लगता है कि इनको अपना नज़रिया थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक गर्मियों का सीज़न चलेगा तब तक के लिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर। और वैसे भी बीटन डाउन स्टॉक है और लगातार प्रेशर हमने देखा है, हालांकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है, फंडामेंटल परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है कंपनी की, तो इसको आप 6 महीने के हिसाब से होल्ड कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। कौन से स्टॉक के बारे में सवाल है आपका? हेलो, प्लीज टेलीविजन वॉल्यूम कम कर दीजिए और बताइए कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैडम हमने ONGC लिए थे जी। ONGC में थे 100 पीस, ये 214-15 के भाव है मैडम। तो उसका आगे का बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं मैडम? आपने कोई स्ट्रैटेजी अपने लिए बना रखी है, कब तक रुक सकते हैं इस पे? वो मिनिमम 240 तक जाएगी तो मैडम सेल कर सकते हैं, अब नीचे 200 तक रहेंगे तो होल्ड करेंगे। विवेक, इनकी स्ट्रैटेजी सही लग रही है आपको? देखिए ONGC की अगर बात करें, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से देखा जाए तो काफ़ी प्रेशर में रहा है स्टॉक, और जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली फॉल हुए हैं उसके चलते लगातार प्रेशर देखा गया है स्टॉक के ऊपर। जैसे जैसे क्रूड प्राइसेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली ONGC को होल्ड किया जा सकता है। हमारे साथ उज्जैन से शैलेंद्र जी अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में आपका सवाल है? हाँ जी मैंने ICICI के मैंने शेयर लिए हैं। जी, ICICI के आपने 70 शेयर लिए हैं, 237 आपका खरीद भाव रहा है? हाँ जी मैम, मैंने इसमें 237 के आपने शेयर लिया है इसमें। शेयर बताएंगे कितने आपने लिए? 70 शेयर 2 जी। और क्या स्ट्रैटेजी रहे आपकी इसकी, इस पर ICICI बैंक पर? मैम मैं ये पूछ चाह रहा हूँ, मुझे इसमें और अभी मुझे प्रॉफिट के लिए होल्ड करना चाहिए? फिलहाल तो क्लोजिंग के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि जब नतीजे आएंगे उसका भी इंतजार इन्हें करना चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़े हैं। देखिए दिस इज़ अनदर बैंक इन लार्ज कैप कैटेगरी जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि इनका जो ग्रोथ आउटलुक है आने वाले समय में वो काफ़ी बेहतरीन है। करंटली अराउंड 12 के PE पर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी कंसिस्टेंट है, और NPS भी इसने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। डाउन साइड का स्कोप काफ़ी लिमिटेड है, अगर जो ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है तो आने वाले 18 मंथ्स के अंदर मुझे लगता है 400 तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं।
और कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर मुनाफा कमाई के मौके भी हैं, वैसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने जा रही मेरी सहयोगी साक्षी। बताइए साक्षी, कौन से स्टॉक्स आप चुनकर लाई हैं? जी शुक्रिया। आज का मेरा पहला शेयर है मारुति सुजुकी का। Q4 नतीजे डिक्लेयर हुए कंपनी के, जहां एक तरफ मुनाफा अनुमान से कम रहा, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बिक्री ने एस्टिमेट्स को बीट करा। साथ ही मार्जिन्स भी अनुमान से बेहतर आते हुए नजर आए। 35 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। साथ ही FY17 के लिए डबल डिजिट ग्रोथ का भी अनुमान है कंपनी का। तेजी शेयर में देखने को मिली नतीजों के बाद और आगे भी तेजी बरकरार रहने का अनुमान है। आशीष ख्याल का मानना है आप खरीदारी करके चलें। टारगेट्स जो आपको बताया 4000 के बताएं और स्टॉप लॉस बताया 3740 का। गॉडफ्री फिलिप्स होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर FDI पर रोक की खबरों के बीच बिकवाली देखने को मिली। कहीं ना कहीं कंपनी पर ह्यूज डेंट पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि कंपनी में विदेशी कंपनी की हिस्सा खरीद की खबरें थी। 16-17% तक ये शेयर डिप होते हुए नजर आया और आगे भी दबाव जारी रहने का अनुमान है। आशीष ख्याल का मानना है आप बिकवाली करके चले। टारगेट्स आपको बताया 830 के, स्टॉप लॉस ऊपर में बताया है 1040 का। हिंडाल्को होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन इकाई ABML यानी कि आदित्य बिरला मिनरल्स लिमिटेड को मेटल एक्स में टेक ओवर की खबरें का ऑफर मिला है और हिंडाल्को का ABML में 51% तक की हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से शेयर में आज अच्छी तेजी भी देखने को मिली। खरीदारी की सलाह है आशीष ख्याल की। टारगेट आपको बताया 109 के और स्टॉप लॉस बताया 98.90 का। ABB होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर नतीजों के बाद ह्यूज डिप देखने को मिला। कहीं ना कहीं अनुमान से कम रहे हैं नतीजे, लेकिन मुदित गोयल का मानना है कि अब यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकेगी। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वो। टारगेट आपको बताया 1320 के और स्टॉप लॉस बताया है 1270 का। आखिरी शेयर मेरा होगा REC का। जोरदार तेजी शेयर में देखने को मिली। 6-7% तक के उछाल के साथ ये शेयर बंद होते हुए नजर भी आया है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज दिन भर में खरीदारी देखने को मिली, जो कि 2 वीक्स का एवरेज वॉल्यूम था, उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में लगातार अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और 15% ये शेयर पिछले एक हफ्ते में चढ़ते हुए भी नजर आया है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पर मुदित गोयल की। टारगेट्स आपको बताया 190 के, स्टॉप लॉस नीचे में आप लगा सकते हैं 180 के। थैंक यू सो मच साक्षी, इन तमाम शेयर्स के स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए जिन पर मुनाफा कमाई हो सकती है। लेकिन FMCG कंपनियों की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर पर बाबा रामदेव की तरफ से, क्योंकि विदेशी FMCG कंपनियों पर जमकर वो निशाना साध रहे। बिग चैलेंज इन्होंने यहाँ पर दिया है। रामदेव ने कहा कि पतंजलि की कामयाबी से FMCG कंपनियां घबराई हुई हैं और बाबा ने 3 बड़ी कंपनियों को जल्दी शीर्षासन कराने की बात कहती है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मैंने 1 वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। कुछ ही समय में पतंजलि का ये दंत कांति कोलगेट को शीर्षासन करवाएगा। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है और P&G का जो है पेंटिन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 2-1 साल का समय लगेगा। नेस्ले, HUL, कोलगेट, उनको बड़ा चैलेंज पतंजलि देते हुए बाबा रामदेव ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। विवेक, आपको लगता है आने वाले टाइम में पतंजलि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकती है? और साथ ही साथ हमसे खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही हो सकता है मे बी IPO भी ले आए। तो आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज? स्वाति, देखिए मेरी सोच थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को आई थिंक उसके बिजनेस को कम करने की तरफ ध्यान देने के बजाय अपने बिजनेस को बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर जो आपका ध्यान इस तरफ है कि आपको अपने कंपटीशन को ख़त्म करना है और अपने बिजनेस का क्या होगा दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रोच सही नहीं है। उस अप्रोच को सही करना बहुत ज़रूरी है। रही बात इन कंपनीज़ की, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर सबके लिए जगह है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी पुरानी कंपनीज़ हैं, काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन्होंने लगातार लॉन्च किए हैं। थोड़ा बहुत असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट बाबा रामदेव का या किसी भी और डोमेस्टिक कंपनी का इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ेगा। वैसे भी मॉनसून के फिगर्स काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना यही है कि इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। कोई नया प्लेयर आता है तो उसके लिए भी जगह है और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ का स्कोप बना हुआ है अभी भी। ऑलराइट, चलिए एक दर्शक हमारे साथ चलिए फोन लाइन पर जुड़े हैं भुवनेश्वर से रोहित, या उन्होंने हमें एक्चुअली SMS भी किया है। SMS ही लेते हैं उनका। सेल के बारे में जानना चाह रहे हैं वो, और सेल के 1000 शेयर इनके पास है जिनकी खरीद भाव 46 की है इनकी, और
जो क्लोजिंग रही है ऑलमोस्ट उतने भाव पर ही रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। अगर सेल की बात की जाए, अब स्टील सेक्टर की बात की जाए, तो प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से आपको लगता है कि इनका ये सौदा सही साबित हो सकता है और कितना आगे बढ़ना चाहिए इस पर? स्वाति, देखिए, आपके इस शो में लगातार मैं पिछले कई सालों से रिप्रेजेंट करता रहा हूं और मेटल सेक्टर को लेकर लगातार मेरे से सवाल पूछे जाते रहे हैं। मैंने एक ही बात कही है कि अगर मेटल सेक्टर के अंदर आपको निवेश करना है तो आप लीडर को चुनिए, टाटा स्टील जैसी कंपनी को चुनिए, जो कि आपको काफ़ी सस्ते भाव पर मिल रही है और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। और अगर जो करंट बिजनेस को भी हम देखते हैं तो उसके लिहाज से भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ का स्कोप उसके अंदर दिखाई देता है। सेल के अंदर मुझे कोई उस तरह का चार्म या फंडामेंटल पिक्चर नज़र नहीं आती है, तो सेल से इमीडिएटली निकलने की सलाह होगी। अगर जो आपको मेटल सेक्टर के अंदर निवेश करना है तो टाटा स्टील शुड बी योर टॉप पिक। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मुंबई से मनोज जी। मनोज जी, आपका स्वागत है हॉट स्टॉक से। बताइए कौन से स्टॉक के बारे में सवाल है आपका? मुझे इक्विटाइज के लगे आईपीओ के शेयर, तो मैंने अभी तक बेचे नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? इक्विटास होल्डिंग्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ, 138 पर फिलहाल इसका भाव चल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इक्विटास होल्डिंग्स पर इनकी? देखिए, ये कंपनी जिस तरह के बिजनेस मॉडल के अंदर है, काफ़ी रिस्की बिजनेस मॉडल होता है माइक्रो फाइनेंसिंग का और काफ़ी बड़ा प्लेयर है उस सेगमेंट के अंदर, तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है इस तरह के स्टॉक्स में। एसकेएस माइक्रो को भी हमने देखा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी रहती है। इक्विटास के अंदर भी बिजनेस मॉडल रिस्की होने की वजह से वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगातार रहा है। तो यू शुड कीप ए वेरी क्लोज वॉच ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है कि 125 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रहिए और जब तक ये ऊपर की तरफ चल रहा है तब तक होल्ड कीजिए। 125 अगर जो नीचे काट देता है तो इसमें से निकल जाइए, क्योंकि काफ़ी डीप कट्स देखने को मिल सकते हैं उसके बाद। एक और सवाल लेते हैं, लखनऊ से अमित जी ने हमें जानना चाहा है वाटेक वाबाक के बारे में, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के 163 शेयर इनके पास है और खरीद भाव इनकी है 585 की, और क्लोजिंग के लिहाज से लगभग 10 रुपए तक का इन्हें फिलहाल तो लॉस हो ही रहा है। स्ट्रैटेजी इनकी पर्टिकुलर इस पर स्टॉक पर क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, दिस इज अनदर कंपनी विच बिलोंग्स टू द कैपिटल गुड सेगमेंट एंड हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लगातार अगर जो आप देखें तो इन्वेस्टर्स को भी इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिसेंटली कुछ क्वार्टर से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड आप देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी कैपिटल गुड सेक्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कंपनी लगातार डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो सारे पैरामीटर्स के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। डिलीवरी वॉल्यूम्स अभी भी अराउंड 25-30% के आसपास बने हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर जो आपने खरीदा है डेफिनेटली इट्स अ गुड पिक, बट कम से कम आपको यहाँ से 1 से 2 साल का समय इसको देना होगा। चलिए, जो फिलहाल हॉट स्टॉक्स का ये एपिसोड यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिन स्टॉक्स पर हमने बात की उस पर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर बात की सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन रहती है, तो हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस डेफिनेटली इन स्टॉक्स के अंदर हो सकती है। मेरी पर्सनल पोजीशन इनमें से किसी भी स्टॉक में नहीं है। ऑलराइट, तो हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।